हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में एक साथ 137 रुपए, डीजल में 184 रुपए फी लीटर तक इजाफा। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों, ट्रांसपोर्ट और किसानों के लिए महदूद सब्सिडी का ऐलान किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक माहाना 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर रियायत मिलेगी। इसके अलावा छोटे किसानों, मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के लिए भी मुख्तलिफ सब्सिडीज मुकर्रर की गई हैं, जबकि रेलवे को भी रिलीफ दिया जाएगा। ये सब्सिडी कैसे दी जाएगी और इसका तरीकाकार क्या होगा, ये अभी तय नहीं हुआ। अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैनी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया। जनरल रैनी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे थे। वो पहले खलीजी जंग और इराक और अफगानिस्तान की जंगों में भी शरीक हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। कराची में रात गए मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। तेज हवाओं और बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने और करंट लगने के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। शारा फैसल समेत आम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाक़यात में कई जानें ज़ाया हुई। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी रही होगी और अगर आप कराची में रहते हैं तो आप सेफ होंगे। कल देर तक हमने देखा कि गरज चमक काफ़ी होती रही। आगे चलकर आपको बताएंगे कि बारिश कहाँ कहाँ हुई। असल में बात यह है कि हमें बारिश के बारे में बात करने हैं, लेकिन बारिश जो कल लोगों के लिए एक सदमा लेकर आई है, साथ साथ ही इस खबर के वो था पेट्रोल की प्राइस जो कल रात जिसमें इजाफा कर दिया गया। लोग परेशान हैं। यकमुश्त थी जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो 137 रुपये का इजाफा कर दिया गया, डीजल में 184 रुपये का इजाफा कर दिया गया है फी लीटर, और लोग अब परेशान हैं कि उन्होंने अपने सारे खर्चे कैसे चलाने। तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। इसी के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल की नई कीमत इसी के साथ 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर और डीजल की 520 रुपये 35 पैसे हैं। अब महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए ये एक और माउंट एवरेस्ट टाइप इजाफी बोझ है। अलबत्ता हुकूमत ने ये तो ज़रूर किया है कि मोटरसाइकिल सवारों, ट्रांसपोर्ट और किसानों के लिए महदूद सब्सिडी का ऐलान किया है, लेकिन इससे कितने अफराद फ़ायदा उठा पाएंगे और तरीक़ाकार क्या है इसका, वो अभी वज़ा नहीं है। बताया तो ये गया है कि अगले 3 माह तक 20 लीटर पे 100 रुपये की बचत होगी फी लीटर। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि किसने 20 लीटर भरवा लिए हैं? ये कैसे पता चलेगा कि वो जो 20 लीटर ले रहा है वो अपने लिए ले रहा है या बड़े साहब के लिए ले रहा है? और ये कैसे पता चलेगा फैसल के किसी के घर पर अगर 2 बाइक्स खड़ी हुई है तो वो क्या कर रहा है? ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका यूजेज इससे बहुत ज़्यादा है, जिनका डिस्टेंस ज़्यादा, वो ये समझ रहे हैं कि सब्सिडी जो दी गई है, एक तो इसका तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया गया, ना बताया गया है, और साथ ही साथ उनका मतलब इतना महंगा पेट्रोल हो गया है कि अगर आपने 100 रुपये की सब्सिडी सिर्फ 20 लीटर पर ही देनी थी तो वो मुकम्मल फ़ायदा इसका हासिल नहीं कर। लोग एक बार फिर बिलबिला उठे हैं, क्या कहते हैं सुन लीजिए। बड़े बड़े गोल मेज तकरीबात कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो है अवाम के ऊपर इतना अरब का हमने वो अपने ऊपर बोझ लिया और अवाम को रिलीफ दिया। ये रिलीफ है? ये तो शर्म का मुकाम है। इस तरह आप हुकूमत चला रहे हैं। अगर नहीं है तो आप घर चले जाओ, किसी दूसरे को मौका दो। ये बहुत नाजायज है यार अवाम के साथ। अवाम क्या करे, किधर जाए? ये गलत बात है, बहुत महंगा कर दिया। राशन को बंदा देखेगा, ट्रांसपोर्ट को देखेगा, जॉब पे जाएगा, जॉब से कुछ कमाने के लिए सर्विस करेगा, कहाँ से करेगा यार? पॉसिबिलिटी नहीं है। 35,000 रुपये तनख्वाह पे बंदा काम कर रहा है, किराया दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, गैस का बिल दे रहा है। तो अब ये सवारी थी, ये भी छीन ली गई। अभी बंदा सोचेगा रक्शे में जावे या साइकिल में जावे।
खुदा इनको गर्क करे। आप यकीन करें, गरीब अवाम है बेचारी, महंगाई के अंदर पिस गई है, इनको कोई होश नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम जो है बस अवाम का जो है मुआशी कत्ल हो रहा है और जो हुक्मरान जो है वो अपनी अयाशियों में पूरे लगे हुए हैं। गरीब अवाम को जो इन्होंने मार दिया है, वो ज़्यादा कर दिया है, ये तो बहुत जुल्म हो गया। अब हमें यही करना पड़ेगा कि हम अपनी बाइकें खड़ी करें और इनको ताले लगा दें, घर से साइकिलें निकाल लें। अब इतना इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है, पहले ही आवाम परेशान लगी पड़ी है, अब इन्होंने और पेट्रोल महंगा कर दिया, अब आवाम कहाँ पे जाए। चलें जी, आवाम तो परेशान है, आवाम की ज़बानी उनकी परेशानी आपने सुन भी ली है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात 11 बजे ये जो ऐलान हुआ है इसने लोगों को हिला कर रख दिया है। ऑनेस्टली शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जानी है, बट 100 रुपये ऊपर हो जाएंगे यकमुश पेट्रोल पर। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। 137 या 137 और वो भी जब खबरें तब आ रही थी कि 100 भी हो सकता है उसके ऊपर, 70 भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है। एंड नोइंग कि इससे पहले मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी एक इजाफा हुआ है। क्या ये किसी भी तरीके से, मैं मान सकती हूँ कि IMF का प्रेशर था, लेकिन किसी भी तरीके से ये इजाफा इससे कम हो सकता था जो अभी इजाफा 137 रुपये का पेट्रोल पे किया? हो सकता था अगर हमने अपनी मईशत को पिछले 20 साल में बहुत बेहतर चलाया होता। दैट्स द रियल आंसर। मतलब इसको अगर हमने समझना है ना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एनर्जी के लिए बाहर के मुल्कों पे डिपेंडेंट है और वो इम्पोर्टेड एनर्जी है और उस पे उसकी प्राइस पे आपका कोई हाथ नहीं है, और जो दुबई फ्लैट्स पाकिस्तान, जिसको आप पेट्रोल कहती हैं आम जबान में, खरीद रहा था $65 का वॉर से पहले, वो अब $138 का है। जो क्रूड जिसमें आप डीजल कहें फॉर एग्जांपल, वो $238 का है जो आपको पास किया गया है, जो $70 का पहले खरीदा जा रहा था। सो एक फिस्कल स्पेस बहुत ज़्यादा हो। एक तो आपने एनर्जी पॉलिसी ही बहुत बेहतर बनाई होती। यू नो कि पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी पिछले 3 दिहाइयों से ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एनर्जी मिक्स भी शामिल है, एनर्जी के लॉसेस भी शामिल हैं, एनर्जी के इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी शामिल है। ये सब कुछ हम नहीं कर पाए। सर्कुलर डेट आज भी 1800 अरब है। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। आज का जो प्राइस पास थ्रू है वो इसलिए है कि इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है, आप इंटरनेशनल बाइंग करते हैं। दूसरी बात, चूंकि आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, IMF की एंगेजमेंट है, आप या तो अपना इतना एक्सपेंडिचर को संभाल रहे होते, जिसका क्या मतलब है कि आपने अपने खसारे उस तरह से ना रखे होते, आपके एक्सपेंडिचर्स फेडरल गवर्नमेंट के बहुत कम होते, अभी भी आप स्पेस क्रिएट करते। आप ये देखें ना कि अभी भी जो स्पेस क्रिएट हुई है वो इस तरह हुई है कि 100 अरब का डेवलपमेंट बजट कम कर दिया गया। ये मैं बार बार समझाता हूँ कि डेवलपमेंट बजट काटा नहीं जाता, डेवलपमेंट बजट मौखर कर दिया जाता है। यानी कि 100 अरब दासू पे इस साल खर्च करना था, 100 अरब अगले साल खर्च होगा, वो 100 नहीं बल्कि 110 होगा, और वो आपके टैक्स के पैसे से ही जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप मार्च में देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल है, यानी कि जो तेल बिका है, वो 19% ज्यादा है पिछले मार्च से। यानी कि 55 रुपए की प्राइस हाइक ने कोई बिहेवियर तब्दील नहीं किया। क्यों? दूसरा कि हमने कम्युनिकेट नहीं किया उस तरह कि ये इतना बड़ा दुनिया में एक 73 के बाद ग्लोबल शॉक लगा है, लोगों को अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना है, जिसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन की छुट्टियां तो मरी सैर करने चले जाएं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं था। इसका मतलब ये था कि आप डिमांड कॉन्जर्वेशन, एनर्जी कॉन्जर्वेशन, मोबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब काम किसी ने आके तो बताना पड़ेगा ना। मतलब हम जब एक सतह पर पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, तो हम तो समझ सकते हैं या अथॉरिटी समझ सकती हैं, बट पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू बी टोल्ड दिस कि ये 73 के बाद सप्लाई और प्राइस का दुनिया का सबसे बड़ा शॉक है। डॉक्टर साहब, आई गॉट यू। मैं अब आपने कहा कि हमें लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हमें ये लोगों को बावर कराना होगा। इसमें एक तीसरी चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें ऐड कर लें कि लोगों को चीज़ें देनी भी होंगी। I mean, खपत तो हमारी बिल्कुल भी वैसी की वैसी रही, भले से हमने 55 रुपये बढ़ा भी दिए। अभी लोग क्या करेंगे? लोगों के पास, यहाँ कराची की बात करें, हम कहते हैं कि जिस सड़क पे 100 गाड़ी चल रही है, अगर आप वहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट निज़ाम दें तो उस 100 गाड़ियों का मुसाफिर हम 3 बसों में कर सकते हैं। राइट? यू नो इट बेटर देन मी। क्या दिया है? भले से सूबाई हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, ट्रांसपोर्ट के नाम पे ज़ीरो, नथिंग। तो वो लोग क्या करेंगे? वो जाहिर सी बात है अपनी बाइक या अपनी गाड़ियों पे जाएंगे। सर, ये जो आप बात कर रहे थे कि हम जो है अगर इसको ठीक कर लेते,
हम अगर इसमें इस्लाहात ले आते, उसमें एक सब्सिडी भी डाल लेना, डिफरेंशियल क्लेम जो है वो हमारा जब 204 पे पहुंच गया फी लीटर, उसके बाद हमें अंदाजा हो ये तो ज़्यादा हो गया, तो चले अब हम 450 बढ़ा देते हैं। एडिंग टू द फैक्ट के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले ही ये 400 से ऊपर चला जाता, क्योंकि हम तो दुबई ब्रेंट लेते हैं, ये तो हम मसनूई तौर पे कम रख रहे थे ना इसको खान साहब। तो सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, इसलिए मैंने गुफ्तगू का आगाज था शॉर्ट टर्म, तो हमने बात की मतलब जिनको लोगों को क्या करना है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर्स को संभाल कर इतनी स्पेस क्रिएट करनी है, जिस सब्सिडी का आप जिक्र कर रहे हैं टारगेट करके 2 बाइक वालों 2 व्हीलर्स को, चिंची चलाने वालों को, रिक्शा वालों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, फार्मर्स को बिल्कुल देनी चाहिए टारगेटेड सब्सिडी। पहले दिन ये किया कि एक ब्लैंकेट सब्सिडी चल रहे थे, वी वर सब्सिडाइजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नॉट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये भी हमने मतलब 34 डेज हमें लगे इस तक पहुंचने में। अभी भी सब्सिडी के निज़ाम का पूरा रोल आउट कि रेलवे में क्या होगी, हर जगह ये कैसे ट्रांसमिट होगी, ये हमें लोगों को बताना है ताकि लोगों को सहारा हो। बिल्कुल बात, पर ये भी बात समझ लें कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंपोर्ट नहीं हो सकती, इससे ये लेसन है। फ्रेट रोड पे कैरी नहीं किया जा सकता बिकॉज दैट्स द इनएफिशिएंट वे। तेल रोड पे नहीं कैरी किया जा सकता, वो पाइप्स में कैरी होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चेंज ओवर, सोलर को इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के थर कोल के रिजर्व्स को इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के गैस की डिगिंग करना। आपने तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे निज़ाम का अहाता करें और ये समझें कि क्या नहीं किया तो इतनी तकलीफ लोगों तक पहुंची है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, पर इन द शॉर्ट रन हमें राइड आउट करने के लिए लोगों के लिए मेरा मैसेज है अपना तर्ज ज़िंदगी, डिमांड मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, और जो अभी इलेक्ट्रिसिटी का FTA आना है उसमें एक और आपको हिट लगेगी। सो बिजली में पर्दे गिराएं, थिंक थ्रू कि आप अपना तर्ज ज़िंदगी इस अगले 1 महीने में कैसे तब्दील करेंगे। फूड प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जी और हाउसिंग पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब इससे शील्ड करने की सरकार ने जो करना था वो 152-55 अरब से ज़्यादा IMF से शायद इजाज़त नहीं मिल सकी, अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए पेट्रोलियम जो इस वक्त MS पेट्रोल है उस पर 160 रुपए जो हैं वो तो सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, तो 300 यानी कि एक्चुअल कीमत है, उसमें 20-25 रुपए जो है वो इंपोर्ट कॉस्ट ड्यूटी है। सो 275 में बाकी सब टैक्सेस हैं, बिकॉज आपका रिटेलर टैक्स नहीं देता, आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहते। यू नो, लेट्स टॉक डीप इन पाकिस्तान। वो वक्त गुजर गया है कि हम सतही गुफ्तगू करके एंड कर दें इस कॉन्वर्सेशन को, बिकॉज दैट विल नॉट सॉल्व इट। आज भी अगर कमर्शियल एरिया को बंद करने के लिए निगोशिएट करना पड़ रहा है, देन देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद अस एज पीपल। स्कूल बंद कर दिए, कमर्शियल एरियाज बंद नहीं किए, रेस्टोरेंट्स बंद नहीं किए, मतलब रियली मतलब आज भी मेरा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। So let's try. Pakistan is and already think suffering. I mean, like there are a lot of people who want to send their kids, but they can't afford schooling. इस पर बात आज करते हैं मजीद डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है फाज चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। फाज चौधरी, बताइएगा, कल तक तो लोग लंबी लाइन लगाकर 4 दिन की बचत के चक्कर में भी पेट्रोल पंप्स पर मौजूद थे, आज क्या सूरत हाल है? जी देखिए, रात 12 बजे तक तो सूरत हाल ये थी कि लोग सस्ता पेट्रोल डलवाने के लिए जो है उन्होंने लाइनें लगा ली थी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर और बेपनाह रश था। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि खाली पड़े हैं पंप, क्योंकि कीमत बढ़ चुकी है और वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर उसकी कीमत पहुंच गई है। डीज़ल की भी बात की जाए तो डीज़ल की भी कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। लोग जो हैं वो अब महंगा पेट्रोल डलवाने के बजाय मेरा ख्याल है उनकी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही बैठा जाए, क्योंकि आज सरकारी छुट्टी भी है, जुमे का रोज़ है, जो किफ़ायत शियारी इकदाम के तहत ऐलान किया गया था शेड्यूल का, उसके तहत आज इस्लामाबाद में सरकारी तातील है। बहरहाल हुआ वही जिसका डर था और इतना मुश्किल ये फ़ैसला था हुकूमत के लिए कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी क़यादत का इजलास बुलाकर ये मुश्किल फ़ैसला उसमें करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो जरदारी,
चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक थे। और इस इजलास में पहले तो हुकूमत की ये कोशिश थी कि इस इजाफे से बचा जाए और ये तजवीज़ एक बार फिर रखी गई कि मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, लेकिन सूबों ने एक बार फिर मुखालफत की। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी थी कि सूबों को वफाकी हुकूमत ने ये दरख्वास्त की कि आप सब्सिडी में जो अपना हिस्सा है वो डालें और वफाकी हुकूमत का बोझ थोड़ा सा कम कर दें। अब सूबों ने कहा कि हमारे पास तो इतनी रकम नहीं है कि हम सब्सिडी में अपना हिस्सा डाल सकें, तो हुकूमत ने फिर ये फ़ैसला किया कि जो तमाम इजाफा है आलमी मंडी में तेल की कीमत में, उसको मुकम्मल तौर पर पास ऑन कर दिया जाए। और साथ ही इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत ने 55 रुपये अपनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी इजाफा कर दिया। अब आज सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में जो है पेट्रोल पंप्स पर हुक्का आलम है और आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किलात आवाम की बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि डीजल मुझे ये बताइए कि ये जो एक ऐलान किया गया है सब्सिडी का, मोटरसाइकिल सवारों को जो सब्सिडी देनी है, और वो उसका मैकेनिज़्म क्या है? आई मीन एक ब्लैंकेट बात की है ना कि जी 20 लीटर भरवाने पे आपको फ़ी लीटर 100 रुपए की छूट मिलेगी, तो उसका मैकेनिज़्म क्या है? कोई ऐप होगी, वो ऐप कब आएगी? वो जब आएगी तो उससे पहले जो महंगा डलवा चुके होंगे उसका अज़ाला कौन करेगा? जी देखिए, इस हवाले से गुज़िश्ता शब वफाकी वज़रा ने जो अपनी गुफ्तगू की उसमें सब्सिडी देने का ऐलान तो कर दिया मोटरसाइकिल सवारों को, लेकिन उसका मैकेनिज़्म अभी तक वफाकी हुकूमत ने वज़ा नहीं किया और कहा यही जा रहा है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। उसमें जो बाइक के असल मालिकान होंगे वही रजिस्टर हो सकेंगे और उसके बाद उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अभी तक उस ऐप का इजरा नहीं हो सका और ना ही वफाकी हुकूमत ने ये बताया है कि कोई इस दौरान अगर जो महंगा पेट्रोल डालेंगे उनको रीइम्बर्स कैसे किया जाएगा। बहरहाल ये अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या हुकूमत किस तरह से मैकेनिज़्म लेकर आती है इस सब्सिडी को प्रोवाइड करने का। साथ ही जो ट्रक हैं, जो बड़ी माल बरदार गाड़ियां हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, की बाइक उनके लिए भी महंगा सब्सिडी का ऐलान किया गया है, लेकिन उसका भी तरीकाकार अभी तक हुकूमत ने जो है उसका ऐलान नहीं किया और कीमतें जो हैं उनको बढ़ा दिया गया है। राइट अच्छा अफात, मुझे ये बताइएगा कि एक कोई इस तरह का भी क्लॉज है कि 70 सीसी बाइक के ऊपर ही इम्प्लीकेशन होगी इनिशियली, ऐसा भी कुछ है? जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना सवाल रिपीट कर दें। फहद, क्या ये जो सब्सिडी दी जाएगी ये सिर्फ 70 सीसी बाइक्स की हद तक ही महदूद रहेगी? जी देखिए, इस हवाले से जैसा मैंने पहले बताया कि अभी तक मैकेनिज़्म का ऐलान नहीं किया गया। ऐलान तो रात को जब किया गया वफाकी वज़रा की जानिब से तो उसमें जो है वो मोटरसाइकिल्स का जिक्र था, मोटरसाइकिल सवारों का जिक्र था। बहरहाल अब जो है वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, वजारत पेट्रोलियम है, वो इस पर काम कर रही है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस सब्सिडी के मामले पर जो है वो काम जारी है। जब उसकी डिटेल सामने आएंगी, जो मोबाइल ऐप मुजवज़ा है वो सामने आएगी, तो फिर जो है डिटेल में मैकेनिज़्म बताया जाएगा आवाम को कि किस हद तक जो है मोटरसाइकिल सवार जो है वो सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है फ़हद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप मौजूद थे पंप है और वो पेट्रोल पंप नहीं बल्कि एक जिस तरह हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, हाँ, हॉलीवुड की फिल्मों में एक डेजर्टेड जगह पे एक डेजर्टेड सा फ्यूल पंप होता है। खैर, लेकिन एक चीज़ है, हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे ना फैसल, पीपल कुड वेक अप एंड ट्राई ना थिंक कि यार आज तो पब्लिक हॉलीडे है और क्यों ना घर से बाहर नाश्तों के लिए निकल जाए। तो जब हम ये बात करते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करना है तो शायद हमें इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि पेट्रोल महंगा हुआ है और लोगों ने ये सोचा कि भाई घरों से बाहर निकलना, हाउ इज़ इट फीजिबल एंड नॉट यूज़ एनर्जी दैट्स ऑलरेडी कॉस्टिंग यू अ लॉट। द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप बंद करने जाते हैं ये नाश्ते के पॉइंट्स एंड रेस्टोरेंट्स तो उनका रोज़गार, उसका क्या होगा? सो देयर इज़ अ विशियस सर्कल गोइंग अराउंड। हम कोशिश करेंगे कि इसको डिस्पर कर सकें। एक ब्रेक ले लें, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान को हिट करने वाली सबसे बड़ी खबर की बात कर रहे थे, द पेट्रोल हाइक, द पेट्रोल प्राइसेस। और अब उस हवाले से होगा जाहिर सी बात ये कि जब पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं तो आप सोच लें कि बाकी अशिया ज़रूरिया की कीमतें कहाँ जाएंगी। और इसी हवाले से अब जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जो है उन्होंने भी
इस पे तशवीश का इजहार कर दिया है। जो सदर हैं जावेद कुरैशी, उन्होंने कहा है कि रात की तारीकी में जो आवाम पे पेट्रोल बम मारा गया है उसको हुकूमत फिलफौर वापस ले। अब ये प्रैक्टिकल कितना है या नहीं, और हुकूमत जो कह रही है कि ऑस्टेरिटी कैंपेन चलाई जाएगी, मार्केटों को बंद, रेस्टोरेंट्स को बंद और इस तरह की चीज़ें जो कि अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन कल एक फ़ैसला ज़रूर सामने आया है कि जी मार्केट्स गालबन जल्दी बंद की जाएंगी। तो अब इस सब पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आगे आवाम किस बहुत बड़े सुनामी के लिए तैयार रहें। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहला ही सवाल जावेद साहब, 137 रुपये बढ़ के पेट्रोल जो है वो अब 450 तक आ गया है, क्या होने जा रहा है, आवाम पे कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए ताज़ा बनाने का। देखिए जी, ये जो रात की तारीकी में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। आवाम को अब तक अंदाज़ा नहीं है कि ये आने वाले वक्त में एक, यानी मैं आपकी बात ही को कहता हूँ कि तो महंगाई का सुनामी आ जाएगा और आम आदमी तो इससे बेहद मुतासिर होगा। हर चीज की कीमतों के पर लग जाएंगे और वो किसी की पहुंच में नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए ये था कि वो आवाम को रिलीफ देती, लेकिन आवाम का गला दबाया जा रहा है। अब तो हुकूमत के इतने गैर यानी जो इक़दामात है इससे आवाम बिल्कुल तंग आ चुकी है और 2 वक्त की रोटी भी अब उनसे छीनी जा रही है। इन हालात के अंदर ना तो ताजिर बरादरी राय कर सकती है, ना सनतकार और ना ही जो है ज़राअत से वाबस्ता लोग। तो हुकूमत को फिलफौर की वापस ना ली गई कीमतें, तो आप देखेंगे चंद रोज के अंदर ही आवाम की चीखें निकलना शुरू हो जाएगी और वो चीखें इतनी तेज होगी कि मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जो कि आम आदमी की जिंदगी उनसे मुताबिक हो। हुकूमत चाहती यह है कि जो कुछ भी निचोड़ना है इस आवाम से निचोड़े, ताजिर बिरादरी से टैक्स की भरमार है, लेकिन आप ये देखें कि रिलीफ देने को वो तैयार नहीं है। अब उन्होंने मार्केट के लिए भी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसी तरफ आने वाली थी कि जो जल्दी मार्केट्स बंद करने की बात की जा रही है, इससे पहले तो ताजिर बिरादरी किसी हद तक उससे अलाइंड दिख रही थी कि जी हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे, जो पिछला इजाफा हुआ था उसके बाद। अब आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इन हालात के अंदर जो रात की तारीखी में पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई है, तो मैं नहीं समझता कि ताजिर बिरादरी अब इस बात को मानने के लिए तैयार हो। और आप ही के प्रोग्राम में मैंने भी ये कहा था कि हम बिल्कुल फराख दिली से मुल्क पाकिस्तान के खातिर हम ताजिर बिरादरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये देखें कि इस तरफ तो ये महंगाई का जो सुनामी आ रहा है और दूसरी तरफ ताजिर बिरादरी की टाइमिंग को महदूद किया जाएगा, तो इन हालात में हम अपने बच्चों का पेट कैसे पाल सकते हैं? इसमें अगर आप मुझे अलाउ करें सर, मुझे अलाउ करें, आपने कहा कि भाई एक तो आप औकात कार अगर महदूद कर देंगे कारोबार के, सबसे ज्यादा तो कैसे चलेगा? अगर मुझे अलाउ करें, एक तो देखें कारोबार जो है ना हमारा सिर्फ ये कि वो अब उसमें ये भी देखना है कि वो उसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी हो रही है। शाम के बाद ऐसी बात है बिजली का इस्तेमाल, AC का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें। अब सर बात ये है कि मैं एक आम सारिफ हूँ, मेरे लिए 450 पेट्रोल चला गया है, मेरी क़ुव्वत ख़रीद अगर कम हो गई है तो फिर मैं क्या ही बाज़ार का रुख करूँगा। तो क्या ताजिरान को ये अब सोचने का वक्त आ गया है कि एक तो वैसे क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, हमारा एनर्जी कंजप्शन में भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो चलिए फिर हम ज़रा शाम के औकात तक 8 बजे तक कारोबार बंद करें ताकि एनर्जी कंजप्शन वाली चीज़ तो हो ना, क्योंकि एक तो शाम में फिर कौन आएगा जब मेरी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, मैं तो शायद ना जाऊँ फिर बाज़ार। बिल्कुल आपने सही दिशा, आपने बिल्कुल सही कहा। जब कुव्वत खरीद नहीं होगी और उनके पास इस कदर वो बजट ही नहीं होगा तो वो घर से नहीं निकलेंगे और उस दौरान कारोबारी मंदा रहेगा, तो ताजिर बिरादरी पे इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे और मुल्क की मईशत इस तरीके से चल नहीं सकती जिस तरीके से हुकूमत चलाना चाहती है। आप ये देखें
यानी अब मैं बात करता हूँ तनकीद की, तो फिर दूसरे हमारे लोग जो है वो हुकूमती लोग जो है वो नाराज होते हैं। आप अपने प्रोटोकॉल में कभी लाने को तैयार नहीं है। बेताशा आपके पास जो है एनर्जी, जो एसी का जो इस्तेमाल है, जो हमारे वुज़रा और ब्यूरोक्रेट के पास, उनको वो कम करने को तैयार नहीं है। तमाम का तमाम बोझ अवाम और ताजिर बिरादरी पे डाल दिया जाता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस तरीके से मुल्क चलाना चाहते हैं? यहाँ तो एक अशराफिया बैठा हुआ है और वो तमाम बरात वो लोग खुद जो है वो देते हैं। और अवाम की भलाई के लिए आज आपको पता है कि हमारे ये जो सूरत हाल है मुल्क की, वो इतनी गंभीर हो चुकी है कि मैं नहीं समझता कि लोग खुदकशियों पे की तरफ जाएंगे, कि वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकेंगे तो आखिर वो क्या करेंगे? अपना माल असबाब बेच देंगे कुछ दिन के जावेद बाद। साहब, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आई मीन जो पिछले दिनों में ताजरान की बात हुई है हुकूमत से, जो भी पॉलिसी रही है इस हुकूमत की, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत की जो भी पॉलिसी रही है, आपको लगता है कि अब तक तमाम इक़दाम ताजरान के लिए ऐसे किए गए थे जो आप लोगों के साथ अलाइंड होते, और ये जो इजाफा है इसके बाद आप लोगों को क्या लगता है अब बिजनेसमैन की हिकमत अमली क्या होने जा रही है? देखिए जी, आपने जो आपने ये कही है बात बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ कोई ताजिर दोस्त पॉलिसी हुकूमत की नहीं थी। जैसे कैसे हम हुकूमत के साथ चल रहे थे और कुछ उनके इक़दामात की हमने सपोर्ट भी की, लेकिन इस वक्त जो आज की जो हालात हैं, यानी आप ये देखें इसके अंदर ताजिर बिरादरी हुकूमत को इन हालात में सपोर्ट नहीं कर पाएगी। हम अपने बच्चों का पेट पाले या हुकूमत की बेजा जो पॉलिसियां हैं उनको सपोर्ट करने की हम में अब ताकत नहीं रही। हम हुकूमत देखें, मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कह देना चाहता हूँ, अब आवाम की तरफ से भी सख्त रद्द अमल की तवक्को हुकूमत रखे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ताजिर बिरादरी, क्यों आप उनके मुंह का निवाला जब छीनने लगेंगे तो मुझे बताएं तो वो क्या करेंगे। और हुकूमत जो है ऐसे इक़दाम कर रही है जैसे मुझे लगता है कि ये चाहती है कि तमाम आवाम को मार दिया जाए, तो आप ऐसे करें कि एक बम गिराकर सारी आवाम को मार दे। इतना जुल्म न करे। शायद कुछ तबका ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आम आदमी ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जावेद साहब कि एक आम आदमी की ज़िंदगी, उसके अखराजात के हवाले से हुकूमत कोई कुछ सोचे भी, और ये जो सब्सिडी भी दी जा रही है ये आवाम तक पहुँचे भी, और अगर ये पहुँचे तो ये इजाफा भी टेम्परेरी 160 रुपए, यानी आप 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 160 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। और वो हुकूमत क्या, हमारे वुज़रा क्या कह रहे हैं कि जी आपको हम बाइक वालों को 20 लीटर पे 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी कि हम भी जावेद साहब कि किस तरह से प्रैक्टिकली ये लोगों को या बाइकर्स तक मुंतकिल किया जाएगा। आपके वक्त का बहुत हम सब उम्मीद ही कर सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में थोड़ी सहूलत आ जाए। ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। पेट्रोल के बारे में हम बात कर रहे थे, एंड आई थिंक ये जो तूफ़ान है ये लोगों को बहुत दिनों तक परेशान रखेगा। वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर हम जो असरात आ रहे होंगे लोगों पर, उसका जिक्र करते रहेंगे। वेल एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि पूरा जो मशरिक़ वस्ता है उसमें कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली, जिसकी वजह से आज हम पेट्रोल की वो कीमत देख रहे हैं, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं जो उसकी है। वेल एक तरफ तो हमने ये भी देखा है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला अब मज़ीद तेज़ कर दिया है। ऑन द अदर हैंड अमेरिका की जानिब से मज़ीद सख्त कार्रवाइयों की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान को शदीद ज़रब दी जाएगी। अब व्हाट इज़ दैट गोइंग टू बी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ईरान की जानिब से भी ऐसे में सख्त रद्दअमल आया है। ईरानी फ़ौजी क़यादत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर ज़मीनी कार्रवाई की गई तो कोई भी दुश्मन फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। और आलमी सतह पर सबसे बड़ी तशवीश आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। दुनिया के 40 ममालिक इस अहम बहरी रास्ते को खुलवाने के लिए मुतहरिक तो हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या ऑलरेडी जो चल रही है सिफारतकारी ये उसकी वजह से आग बुझ पाएगी, या फिर देयर इज़ अ न्यू थिंग। और क्या कहते हैं, एक और जो वाटरवे है जो स्विस कनाल को मिलाता है, जिसको बाबुल मंदब कहते हैं, अगर ईरान ने वो बंद कर दिया तो फिर तो मामला बहुत ही ख़राब होने जा रहा है। डॉक्टर शादिया अनवर शीमा
माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहबा, अमरीका की ये धमकी के पत्थर के दौर में फेंक देंगे, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले हमें भी वो दे चुका है, उससे पहले अफगानिस्तान अब ये कर चुके हैं ये। और हाउ सीरियस इज़ अमरीका इन सेइंग इट, क्योंकि हम देखते हैं कि अमरीका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। रिसेंटली उनके एक वज़ीर ने छोड़ी, इस्तीफ़ा दिया, अब उनके वज़ीर जंग ने उनके एक जनरल को मुस्ताफ़ी करा दिया, ऑर्डर्ड कि जी आप रिज़ाइन करें, वापस चले जाएं, क्योंकि आप हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। अंदर से रिजेंटमेंट हो रही है, बट ये जो ज़िद है डोनाल्ड ट्रंप की, कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी, कितना नुकसान कर देगी ये डोनाल्ड ट्रंप की ज़िद जो है पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। और जो रिसेंट उन्होंने खिताब किया है, जो कि उनको जंग से पहले करना चाहिए था, इन द मिडल ऑफ द वॉर, वो अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि हम जो हैं इस जंग के अंदर ईरान को पत्थर की दुनिया में दोबारा पहुंचा देंगे, पत्थर के ज़माने में जहां वो बिलोंग करते हैं। तो एक ऐसी सिविलाइजेशन को जिसकी 6000 साल की कंटिन्यूअस जो है वो सिविलाइजेशनल उसका स्टेटस है, एक ऐसा जो मुल्क है जिसकी अपनी 200 साल से ज़्यादा जो है 250 साल की उसकी पूरी तारीख, तो हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन को कह रही है हम तुम्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे जहां से तुम बिलोंग करते हो। और पहुंचाएंगे कैसे? शदीद किस्म की बम्बार्डमेंट करके। जब तकरीर होने वाली थी तो हम लोग सोच रहे थे 50-50 के चांसेस पे कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हम अपने ट्रूप्स जो हैं, जो वहाँ फँस गए हुए हैं, वो वापस ले जाएँगे और हमले रोक दिए हैं और हमें फ़तह हो गई है और हम विक्टोरियस हैं। या फिर ये कि हम ग्राउंड फ़ोर्सेस जो हैं वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन ये दोनों काम ही उन्होंने नहीं करे और एक तीसरी बात करके कि 3-4 हफ्तों में ईरान को का ऐसा हशर करेंगे कि वो एक कंट्री के तौर पे फ़ंक्शनल रहेगा ही नहीं। उस सूरत में आपको एक तो आप उसमें एज ले सकते हैं कि हर 3 घंटे के बाद उनका बयान बदलना होता है, हो सकता है ये बदल जाए तो आप इस उम्मीद पे बैठे रहें। नहीं तो दूसरी सूरत में फिर ये है कि अब ईरान का हाल जो है वो सीरिया की तरह का होने वाला है कि इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग उसके अंदर हो। पहले भी स्कूलों पे और कॉलेजेस पे बॉम्बिंग हो रही है, जी। पहले भी अस्पतालों पे बॉम्बिंग हो रही है, क्योंकि जो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स हैं, वो सारे हैं ही ज़मीन के नीचे। तो अब जो है वो पहले टारगेट है कि जी ये स्कूल, ये यूनिवर्सिटी अब इनडिस्क्रिमिनेट होगी कि जहाँ भी हाईवे से लेकर पार्क्स सही। तक जो कुछ भी है नीचे उसको खंडर बना दिया जाए। और इस सूरत हाल सारी को आप जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, इस रीजन के साथ जोड़े, तो अब रीजन्स के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सबके सबको वॉर इकोनॉमी के मोड पे जाना पड़ेगा। हम जंग में नहीं हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है, वो वॉर राशनिंग और वॉर इकोनॉमी की मोड पे चली। राइट। उस पे अब कौमें जो हैं डॉक्टर उनकी शाज़िया, दो जो पर्सपेक्टिव सामने आए। आपने खुद भी वो स्पीच डोनाल्ड ट्रंप की सुनी होगी जो ईस्टर लंच पे उन्होंने की, और जिस तरह से उनको पास्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाइबल के हवाले दिए जा रहे हैं, और जो ईरान को इसराइल का अज़ली दुश्मन साबित करने की कोशिश की जा रही है, बाइबल को मिसकोट किया जा रहा है। एक ये पर्सपेक्टिव है जिससे नज़र ये आता है कि इसको रिलीजियस जंग बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड वाशिंगटन पोस्ट और इस तरह के बड़े जो जरीदे हैं ये चला रहे हैं कि जो हाइक है इस वक्त पेट्रोल की, वो ही कंपेल करेगी डोनाल्ड ट्रंप को कि वो इस जंग को रोकें। दोनों में से कौन सा पर्सपेक्टिव आपको ठीक लग रहा है कि जिस पर थोड़े दिनों के लिए तकिया करके ये समझा जाए कि जंग रुकने जा रही है या आगे बढ़ने जा रही है? ये बिल्कुल रिलीजियस नहीं है। अगर ये रिलीजियस इसमें कोई एस्पेक्ट है तो वो इसराइल की तरफ से है और वो बहुत डेंजरस है। बाकी ट्रंप ना खुद रिलीजियस है, ये सारा तमाशा जो है, पहले ये वोक कल्चर और एलजीबीटीक्यू लेके चले हुए थे। पूरा जो 70-80 साल इन्होंने ये हमारे साथ तमाशा किया है। अब ये इन्होंने 180 का टर्न लिया हुआ है एज़ ए फैशन। ये अब प्रीस्ट और पादरियों को बुलाकर दुआएँ लेते हैं। जी। इट्स अ ट्रेंडी, तो ये ट्रेंड है तो ये करते रहेंगे। इसमें रिलीजन की कोई बात नहीं है। एक मुल्क को अगर आप पिछले 20 साल से अपनी तकरीरों में ये बताते फिर रहे हैं कि हमने इसको डिसफंक्शनल करना है, ये लास्ट लिंचपिन है, तो आप Yes. किसी और को एब्सोल्युटली, बेवकूफ़, एब्सोल्युटली। आपने इसको डिसफंक्शनल करना ही करना है। और अब अगर इसके डिसफंक्शनैलिटी में एक मुल्क आगे खड़ा हो गया है और आपकी जो हेजेमनी है उसको उसने पूरी दुनिया के अंदर तार-तार कर दिया है, तो अब मसला ये है कि कौन से ममालिक हैं जो मिलकर अमेरिका को कोई ऑफ रैंप देंगे। अमेरिका ऑफ रैंप विक्ट्री के अलावा कोई नहीं लेना चाह रहा। तो एक हारी हुई गुज़श्ता जो एम्पायर है, यस्टरडेज़ एम्पायर, वो कहे कि जी आज मुझे आप वापसी का रास्ता भी दो और साथ में फ़तह का ताज भी मेरे सर पे पहना दो, तो जी। मीडिएटर्स के लिए, एलाइज़ के लिए, पार्टनर्स के लिए ये बहुत मुश्किल है। हम्म। ये ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि एक इंसान जो है जिसका एक
मामूली सा फंक्शनल ब्रेन और 2 आँखें हैं, वो ये देख रहा है कि ये जो वेस्टर्न हेजेमनी है, वो बिल्कुल उसका फ़साड जो है वो टूट गया है और वो ख़त्म हो गई है और ईरान जो है वो विक्टोरियस है। वो सस्टेन कर गया है, वो सर्वाइव कर गया है। अब आप करके देख लें उसके अंदर इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, उससे फिर क्या होगा? उससे भी खित्ता जो है वो पूरे का पूरा जो है वो मुतासिर होगा और डॉक्टर खित्ता साहबा, क्या पूरी if you allow me, दुनिया if you मुतासिर होगी। yes 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 if you allow me, कौन सी रीजन ज्यादा हैवी समझी जाए कि जंग रुके? इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, उसके नतीजे में होने वाली हजारों हलाकतें, या फिर ये प्राइस हाइक और उसके नतीजे में जाने वाले करोड़ों अफराद बिलो द पावर्टी लाइन? यू नो, यू किल सम, यू कम बैक, एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग किलिंग, बट अब ऐसा लग रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग या जंग से ज़्यादा जंग के असरात जो हमारे ग्लोबल साउथ, जो इन्होंने टर्म कॉइन किया है, वो ज़्यादा बड़ा इशू आ गया है। अब करोड़ों लोग कल रात के बाद से लेके अब तक इस खित्ते में, और करोड़ों के अरबों लोग कर दें, जा चुके हैं बिलो द पावर्टी लाइन, और ये वो लोग थे जो एक रात पहले तक पावर्टी लाइन के नीचे नहीं थे। सो हु इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड से? यूनाइटेड नेशन की बात ट्रंप नहीं मानता, अपने मुल्क के लोगों की बात ट्रंप नहीं मानता, मीडिएशन की बात ट्रंप नहीं मानता, यूरोप को ट्रंप ने थले लगाया हुआ। सो कौन आएगा सामने और कौन समझाएगा उसको? This is a very pertinent question, that who is going to stop the war? Is the hunger of the people, poverty, or the dead bodies? So there is a huge divide in Washington. There is one cult that is debating for that they are economists and they are the Silicon Valley elite. So they are advocating basically कि आप इस हद तक आगे मत जाइए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और बहुत ह्यूज चांस। एंड देयर इज अ ह्यूज कल्ट जो ये कह रहा है कि ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ईरान को खत्म करने की। अब अगर पीछे हटे तो आगे का कोई रास्ता नहीं। तो ये जो है आपका सवाल कि इनके दरमियान में क्या जो बड़े जो 5% एलीट है, जब उन तक हीट जाएगी, क्या ये जंग तब रुकेगी, या लाशें उठाने वाले लाशें उठा के तो जंग तब रुकेगी? इसके दरमियान ऑलरेडी बहुत बड़ी यहाँ पे डिवाइड है किसी और within ग्रुप the ऑफ Washington। मुल्क को खड़े होना पड़ेगा और ये बावर कराना होगा कि आपकी जंग जो है उसमें हम हिस्सा यूं भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका असर हमारी आवाम पर होता है। डॉक्टर शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के लिए कमी है। वी वुड लव टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो सम डे एंड टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट मोर। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब जैसे जैसे लोग उठ रहे होंगे, वैसे तो लोगों की नींदें कल रात ही उड़ गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे लोग उड़ गए होंगे, अपने कामों को जा रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि यार मैं इस दोस्त को उस दोस्त को फ़ोन कर लूं ताकि हम आज इकट्ठे एक ही गाड़ी में 8 अफराद चले जाएं, ताकि हम जो है वो लाहौर और थोड़ा कूलिंग इस्लामाबाद कर लें। में स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से आज छुट्टी दी गई है, स्कूलों की तातीलात है, लेकिन कराची में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और कराची में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जहाँ पर हुकूमत ये बात कर रही थी, जो छुट्टियाँ करवाई गई थी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कुछ स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन, अब चूँकि बच्चों का साल ख़त्म हो रहा है और बच्चों को अपने सिलेबस भी पूरा करना है, तो कुछ स्कूल सैटरडे को भी खुले हुए हैं। तो वो सिंध के लोग इससे किस तरह से मुतासर हो रहे हैं, ये अब आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताते चलते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशान हैं मौजूद, उनसे हम ज़रा बात कर लेते हैं। काशान, बताइए आपने सड़कों पे सुबह से क्या देखा? ओके, हम मज़ीद भी बात करते हैं काशान से, वी वुड रियली लाइक टू टॉक टू हिम, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम इस्लामाबाद की अपडेट ले रहे थे। जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि शहर में स्मार्ट लॉकडाउन है, बल्कि सरकारी छुट्टी दी हुई है आज उस हिसाब से, तो लोगों की इतनी बड़ी तादाद बाहर नहीं निकली है। ओके, काशान से हम जान लेते हैं। काशान, ज़रा बताइए क्या सिचुएशन है शहर में आफ्टर दिस प्राइस हाइक? जी बिल्कुल, देखिए मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदा सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में जहाँ इजाफा हुआ है, वहीं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी पेट्रोल में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है। 137 रुपये का इजाफा किया गया है, जिससे पेट्रोल जो है 459 रुपये कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे जो फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त शहरी मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सूरत हाल कशीदा होती जा रही है मजीद, और सूरत हाल अबतर होती जा रही है, गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है पेट्रोल। एक तो बम इतना जबरदस्त तरीके से गिरा है कि बम हमारी पसली नहीं है कि हम अपने आप को मजबूत रख सकें। ये अखबार का काम है हमारा, जल्दी पूछते हम 45 साल से ये काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई काम नहीं है।
तो हम हुकूमत भारत से यही करेंगे कि बढ़ाना था तो 20-30 रुपए करके बढ़ाते। अब ये और सब चीज़ों पे भी बढ़ेगा ना, सिर्फ पेट्रोल पे नहीं बढ़ा है, किराए भी बढ़ेंगे, खाने पीने पे भी बढ़ेगा, रोटी पे बढ़ेगा, हर चीज़ पे बढ़ेगा, हर चीज़ पे इस पे हमारे को इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लिहाजा हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि कोई हल्का सा बम गिराया जाए, इतना बड़ा बम ना गिराया जाए। ये जो बम गिरा है ये बहुत बड़ा बम गिर गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने कहा कि शहरी मेरा अपना मौजूद थे। पेट्रोल की कीमतों में जहाँ इजाफा हुआ तो जो है मुतवासित तबका जो है मुतासर होगा। बराह रास्त इसका बहुत कराची के शहरियों को भी उठाना पड़ेगा। इसके पूरे पाकिस्तान के शहरी तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं कि किस तरह पेट्रोल की कीमतों को जो है वो मैनेज किया जाए। जहाँ पेट्रोल कीमतों में इजाफा हुआ है वहीं किरायों में भी इजाफा होगा। महंगाई का एक नया बोझ जो है पाकिस्तान में शहरियों को उठाना पड़ेगा। ठीक है काशान, थैंक यू सो वेरी मच। वेल, हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं एक्चुअली। फैसल ये वो बार बार जैसे साहब कह भी रहे थे कि मेरा जल्दी पुश्ती यही काम, मैं तो यही काम करता हूँ, मैं ओवरनाइट तो नहीं चेंज कर लूँगा और ये अपना काम। सिर्फ ये एक आदमी की बात नहीं है, ये इस आदमी ने पूरे शहर को रिप्रेजेंट कर दिया। या और एक और चीज़ भी मेरे सर में ये आ रही थी फैसल के, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और आपका एक्सपेंस आपकी जेब से निकलता जाएगा, दिस बॉम्ब विल हिट यू हार्डर। मतलब ये वक्त के साथ साथ आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। अभी तो हमने सिर्फ ऐलान सुना है ना कि 137 रुपये का इजाफा, मतलब आपके खर्चे से पैसे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको मजीद इस पर फ़र्क आपको नज़र आएगा एक्चुअली कि ये कितना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए 55 रुपये बढ़ने पे दूध जो बढ़ गया था 20 रुपये, अब 137 रुपये बढ़े हैं। इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, वरना जो लोग देख भी रहे हैं वो वहीं से टीवी से ही ना रिमोट ऐसे करके क्यों फेंकेंगे कि चुप हो जाओ आप। वेल, इस हवाले से तो हम आगे चल के बात करते ही रहेंगे, पूरा दिन इस पे अपडेट्स हम लेते ही रहेंगे, द रिपरकशंस ऑफ द पेट्रोल हाइक। लेकिन अभी ज़रा मौसम की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक और मसला है, अनेक मसला। कल हमने कराची की बारिशें देखी, और इससे पहले कि हम कराची की बारिशों का तस्करा करें, ज़रा अपवर्ड चलते हैं। मिंगोरा शहर स्वात, यहाँ पे बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बालाई स्वात में बारिश है। यहाँ पहाड़ों पे अभी भी हल्की बर्फबारी जारी है। शदीद मौसमी हालत का अलर्ट जारी होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक तो ज़रूर है। इस हवाले से मज़ीद हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैयद अनवर शाह मौजूद हैं। जी अनवर, बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर मौसमी सूरत हाल के हवाले से पेशेंगोई की गई है। PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि इन इलाकों में तूफ़ानी बारिशें होंगी, जालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि लैंडस्लाइडिंग के खदशात भी जाहिर किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा से चंद किलोमीटर के फासले पे इलाके दंगराम में। आज भी मौसम जो है अबर आलूद है, बारिश का इम्कान है। स्वात के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने स्वात के 7 तहसीलों में जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको बाकायदा हिदायतनामा जारी किया गया है कि वो बारिशों के इस मौसम में इन इलाकों का विजिट भी करें, और जो सयाह इस इलाकों में आते हैं उनके लिए भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि सयाह जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे, और जो हिदायतनामा महकमा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किया गया है उस पर जो है उस पर भी अमल दरामद करे। स्वात के जितने भी बालाई इलाके हैं, मदियन, बहरैन, कालाम, मालम जब्बा और उतरोड़ और महूडन, जहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में आते हैं, वहाँ पर अक्सर लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड्स बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पर हेवी मशीनरी जो है वो पहले से पहुँचाई दी गई है, ताकि अगर बारिश के दौरान यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, रोड बंद हो जाते हैं, तो उनको फिलफूर खोला जाए ताकि सयाहों को किस्म किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, लोग जो यहाँ पर टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं वो तो एहतियात करें, क्योंकि वहाँ के मकामी लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबायली ज़िला औरंगज़ेब भी मुतासर हो रहा है। ज़िला हंगू में भी सर्दी में इजाफा हुआ है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद यहाँ पर दर्जा हरारत में कमी की भी पेशगोई कर दी है। मंजूर खान से जानते हैं। मंजूर खान, क्या डिटेल्स आ रही हैं? बताया जा रहा है मज़ीद बारिश होगी। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर शहरों की तरह कबायली ज़िला औरंगज़ेब और ज़िला हंगू में भी गुज़श्ता रोज़ से कई हल्की बारिश तो कई तेज़ बारिश जो है वो इस वक्त जारी है। अगर हम बात करें तो वक्फे वक्फे से ये बारिश की वजह से मौसम तो इंतहाई सर्द हो चुका है, ताहम ज़िला हंगू में इंतहाई शहरियों को नुकसानात उठाने पड़े हैं। गुज़श्ता रात अगर हम बात करें तो मोहम्मद ख्वाजा की मकाम पर एक घर का छत गिरने की वजह से 2 बच्चे जान बहक हुए हैं, जबकि उसी में 3 जो अफराद है वो जख्मी हुए थे। ताहम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी ज़िले में हाई अलर्ट जारी की गई है। उन्होंने शहरियों से यही मुतालबा किया है
कि गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें, इसके साथ साथ ऐसे मकामात से दूर रहें जो बारिश की वजह से गिरने का खतरा हो। अगर हम बात करें तो मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात ने पहले ही हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर हम हंगू की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई है और कम से कम जो है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। ठीक है मंजूर खान, बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई भी की जा रही है, वेदर भी चेंज हो रहा है। शुक्रिया आपकी डिटेल्स के लिए। और वेदर की तो बात हो रही है, अपर एरियाज़ पे टेम्परेचर नीचे है, लेकिन हम इससे पहले पेट्रोल की हाइक की बात कर रहे थे। लोग इससे पहले ऑलरेडी पूरे मुल्क में एक हम देख रहे थे इंक्लाइन हमें नज़र आ रहा था सोलर पैनल्स की तरफ, क्योंकि लोगों को लग रहा था बिजली बहुत महंगी है। अब जब आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो एक दफ़ा फिर से लोगों को यही धचका लगेगा कि अब बिजली की प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाएगी, और ऐसे में सोलर पैनल्स लोगों की तरजीह बनता जा रहा है। अवामी सतह पर बिजली के बढ़ते हुए मसाइल के बायस अवाम की अक्सरियत, जैसे कि सादिया ने कहा, सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल हो चुकी है, जा भी रही है। और नॉट ओनली वन रिपोर्ट, लेकिन इसको तो CNN ने भी रिपोर्ट किया हुआ है कि छतों पे जो सोलर पैनल्स लगे हैं उन्होंने मुल्क को अरबों डॉलर के LNG दरामदी बोझ से बचा लिया है। अंदाज़ा लगाया गया है कि अब तक तकरीबन 12 अरब डॉलर्स की बचत हो चुकी है। सोचिए ये ना होते तो फिर क्या होता। पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई सोलर एनर्जी के असरात पूरे तवानाई सेक्टर पर पड़े हैं। यहाँ पे मेरा अब सवाल ये है कि अब से कुछ अरसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी हाथ धो के सोलर के पीछे पड़ गई थी और वो नेट मीटरिंग को हलाल करने पे तुल गए थे, क्या ही बेहतर नहीं हो तुले हुए? तो अब देख लें कि अगर आप मुतबादिल ज़राए पे नहीं जाएंगे तो फिर यही सिचुएशन होती रहेगी। अब गैस से बिजली बनाने में ऐसे में कमी आई, दीगर महंगे ईंधन की तलब भी नुमाया तौर पे कम हुई, और तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो भी उसको नेगेट खैर नहीं किया जा सकता। क्या है जनाब तस्वीर का? अच्छा जी, दूसरा रुख ये है, वो ये कि माहिरीन ये भी खबरदार करें कि जैसे जैसे लोग ग्रिड से हटकर सोलर पर जा रहे हैं, वैसे वैसे ही बिजली के निज़ाम पर माली दबाव भी बढ़ रहा है। क्या ही इसके ऊपर जो है अलर्ट किया जा रहा है। हमें पता है हमारे बिल के अंदर जो कैपेसिटी चार्जेस लगकर आ रहे होते हैं, हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली जितना मर्जी आप सोलर ख़रीद लें, जो एक मुल्क का बोझ है उसको आवाम ने ही पूरा करना होता है। डॉक्टर खालिद वलीद साहब मौजूद हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। डॉक्टर साहब, LNG का जो हमारा रिलायंस है वो कम हुआ है, ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग, बट एक आम आदमी की ज़िंदगी को इसने कितना इम्पैक्ट किया है, और गवर्नमेंट से एक्चुअली क्या बोझ कम हुआ है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप इसको पिछले 2 साल से कंपेयर करें तो वाकई LNG का बोझ बहुत कम हुआ है, ख़ासतौर पे जो सोलराइजेशन पाकिस्तान में हुई उस वजह से। लेकिन असल प्रॉब्लम आएगा अगले 2-3 महीनों में, जब आपकी समर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो आना शुरू होगी ग्रिड पे। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मसला करेगी, दिन में तो आपका ठीक है, आप LNG के थ्रू LNG का एक कुशन आपके पास मौजूद है सोलर की फार्म में, लेकिन रात में जब पीक आती है उसको मैनेज करने के लिए अब हुकूमत को काम करना है, और उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि लोग सोलराइजेशन के साथ-साथ बैटराइजेशन की तरफ भी जाएँ, बैटरी इंस्टॉल करें। अब हुकूमत को ना सिर्फ एक तो ये कि सोलर पे जो इंसेंटिव्स वापस लिए उनको वापस लेके आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर लगाएँ, और साथ में बैटरी पे भी उसी तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि हम जो है वो रात के औकात में भी लोग जो है वो कर सकें। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो शायद हुकूमत को IMF से नेगोशिएट करना है कि किस तरीके से ये जो हुकूमत का आगे प्लान है टैरिफ रैशनलाइजेशन का। लगारी साहब की मीटिंग भी हुई वर्ल्ड बैंक की कंट्री टैब से कि टैरिफ को रैशनलाइज करने जा रहे, कि सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दें, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा सा रिलीफ दे दें, टारगेटेड रिलीफ। उससे अच्छा ये होगा कि उनको भी आप सोलर पैनल्स दें ताकि वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकें, और फिर उनसे ये जो बिजली का बोझ है ये भी ख़त्म हो सके। तो इस तरह की अगर प्लानिंग होती है तो तब जाके फ़ायदेमंद होगी। ऑलराइट। और ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि हम जो ये बात कर रहे हैं कि LNG पर बोझ कम हुआ है, यानी उस पर हमारी रिलायंस कम हुई है। अभी हमने LNG की प्राइसेस बढ़ाई हैं, हमने तो यही सुना हुआ था इससे पहले तक कि आपका जहाँ पर सप्लाई डिमांड बढ़ती है वहाँ पर आपकी प्राइस इंक्रीज़ होती है। तो इफ़ दैट रिलायंस हैज़ गॉन डाउन, ये प्राइस इंक्रीज़ क्यों, क्या है, क्या सेंस बन रही है उसकी? जी देखें, LNG वो तब होता है जब आप अपने मुल्क में प्रोड्यूस करते हैं, और मुल्क में प्रोड्यूस की गई
एलएनजी को यूज़ करते हैं। पाकिस्तान एलएनजी इंपोर्ट करता है, तो जब भी आपकी ग्लोबल प्राइसेस बढ़ती हैं, जैसे आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का क्राइसिस देखा यूएस ईरान वार की वजह से, एक तो ये कि सप्लाई नहीं आ रही, दूसरा ये कि जो जो सप्लाई थोड़ी बहुत बाकी दुनिया से आती है वो उसके खरीदार बहुत हैं, उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो जब भी डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है, प्राइस बढ़ जाती है, तो ये फिनोमेना पाकिस्तान को देखना पड़ा है। साथ में अगर आप एक और चीज़ एस्टीमेट को ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में अगर कतर ये जंग रुक भी जाती है, आज रुक जाती है, तो जो कतर की फैसिलिटी है आरएलएनजी प्रोड्यूस करने की, उसको इतना नुकसान हो चुका है कि वो अगले 4 से 5 साल तक भी उस लेवल पे नहीं आएगी जितना वो जंग से पहले जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये क्राइसिस जो है वो आगे चलेगा। पाकिस्तान को अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज, खास तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज, उनको तलाश करना है, उनको बढ़ाना है। खास तौर पे आपका जो रूफटॉप सोलर का रेवोल्यूशन आया था, उसको कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जा सकता है, वो करना है। फिर एक और चीज़ जो कल हमने देखा, डीजल प्राइसेस बढ़ गई, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई, उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर पे आना है डीजल का, क्योंकि अभी ये जो अप्रैल मई का महीना होता है, ये व्हीट हार्वेस्टिंग का महीना है, तो उसमें एकदम से आपकी डीजल प्राइस बढ़ना और इतनी ज़्यादा बढ़ जाना, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी गंदम की कटाई होगी। तो उधर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलराइजेशन, ये वाले कॉन्सेप्ट्स लेके आना शायद अब वक्त की अहम ज़रूरत होगा। डॉक्टर साहब, जब आप बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तरक्की याफ्ता दुनिया पिछले 50 साल से, और हम यहाँ पे 20 साल से तो चिल्ला ही रहे हैं, और पिछले 5 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा इस पे बात भी हो रही है, बहस भी हो रही है, बट थिंग्स डू नॉट वर्क द वे इट सीम्स कि ये काम करते हैं ना। अगर हम आज ये सोचें कि जनाब हम अपने जमपीर के विंड कॉरिडोर से जो हम बनाते हैं, तो चले हम उसको कराची तक बिजली दें। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास जो कोस्ट लाइन है, हम टाइडल वेव से, टाइडल एनर्जी से हम बनाना शुरू करें, अरे कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये होता है दुनिया में। तो अगर हम आज सोचें, तो हम जो आज हम सिर्फ सोलर पे इस वक्त लगे हुए हैं ना, हमारे पास विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी एंड व्हाट नॉट, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं इस तरफ जाने के लिए? क्या ये हमने एक जंग देख ली, उसके रेपरकशन देख लिए, वल्ला आलम दोबारा कोई होती है तो फिर दोबारा इसी तरीके से हम बहुत सारा वहाँ पे डाल रहे होंगे, रादर देन यूजिंग दीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी? जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, फिलॉसफी ऑफ प्लानिंग तो यही कहती है कि आपको प्लान करना है और राइट डायरेक्शन में प्लान करना है, और बेशक उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल लगे। वंस यू प्लान्ड इन अ राइट डायरेक्शन, आपको मैटर नहीं करता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम प्लान ही बड़ी गलत साइड पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स इसलिए नहीं लग सकते ग्रिड स्केल पे, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स किए हुए हैं अपने फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट से। आप उनसे बिजली खरीदें ना खरीदें, फिर भी आपको जो है वो उनको पैसे देने हैं कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। तो पाकिस्तान में अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाते जाएं, और ये जो आपके महंगे पावर प्लांट्स हैं, खास तौर पे कोल के, आरएलएनजी के जो इंपोर्ट डिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, उनको अर्ली रिटायर करते जाएं। इस तरह की अप्रोच से पाकिस्तान जो है वो आगे चल सकता है। एक और अप्रोच लोकलाइजेशन की अप्रोच है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल दूं, बैटरी का जो आने वाला रेवोल्यूशन है वो लिथियम आयन बैटरीज का नहीं होगा, वो सोडियम आयन बैटरीज का होगा। और सोडियम आयन बैटरीज बनाने के लिए आपको सोडियम चाहिए, जो कि टेबल सॉल्ट NaCl जो है उससे एक्सट्रैक्ट होता है, और पाकिस्तान में NaCl के, नमक के, दुनिया के दूसरे बड़े ज़खायर हैं खेवड़ा में। तो पाकिस्तान अगर एक लोकलाइजेशन इंडस्ट्री की तरफ जाता है, तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी एक इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहा होगा, बल्कि अपने जो ग्रिड के मसाइल हैं, लोगों की जो महंगी बिजली है, उसको भी सॉल्व कर रहा होगा। तो अगर इस तरह से इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है इस वार को ज़हन में रखते हुए, तो शायद हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आइडिया है, हो सकता है ये हमारी पाकिस्तान की नॉर्म नहीं है और थोड़ा वाइल्ड भी लगे व्हेन आई एम अबाउट टू से इट, तो मैं पहले ही वार्न कर दूँ, बट कैन वी, ठीक है मैं मानती हूँ हमारे कैपेसिटी चार्जेस हैं, हम यूज़ करें ना करें हमें पे करना है और हमारी आवाम पे बोझ पड़ता है, क्या हम इस बोझ को यूजिंग द सनलाइट पाकिस्तान हैज़, इस बिजली को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस बिजली को बना के थ्रू सोलर टू अदर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर को कर रहा है? जी देखें, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए सबसे स्टेबलाइजेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ही एनर्जी ट्रेड है। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस हैं। अगर आप सार्क के ममालिक को देखें अदर देन पाकिस्तान इंडिया, तो नेपाल इंडिया, भूटान नेपाल, इवन इंडिया बांग्लादेश, ये जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं आपस में इलेक्ट्रिसिटी, ख़ास तौर पे तब जब नेपाल में
विंटर में जो है वो उनको बिजली चाहिए होती है, इंडिया में सरप्लस होता है विंटर में, तो वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से डिप्लोमेसी होती है क्लाइमेट के अराउंड या क्लीन एनर्जी के अराउंड, तो शायद ये सभी मुल्कों के लिए अच्छा होगा। एक इनिशिएटिव था, अभी भी शायद वो पाइपलाइन में है, जिसको आप कासा 1000 कहते हैं। वर्ल्ड जी बैंक जी के जी ताउन से पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा था। वो किर्गिज़िस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वहाँ से बिजली पाकिस्तान लाने की जो है कोशिश थी। तो अगर इस तरह की डिप्लोमेसी होती है, एनर्जी डिप्लोमेसी, तो हम जो है वो शायद वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ग्रिड भी स्टेबल रहेगा। ख़ास तौर पे उस औकात में जब पाकिस्तान में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर मैं आपको थोड़े से नंबर्स बता दूँ, पिछले साल में 2024 में अगर देखें, तो आपने 39 अरब रुपए की जो विंड पावर प्लांट्स हैं, उनको पैसे इसलिए दिए कि वो बिजली बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बिजली नहीं बनाई क्योंकि ग्रिड को ज़रूरत नहीं थी। अगर ट्रेड होती तो हम ये ट्रांसमिशन बिजली ट्रेड कर देते, तो 39 अरब रुपए भी बच जाते और विंड पावर प्लांट्स को फ़ायदा भी होता इलेक्ट्रिसिटी बेचने का। तो हमें बड़े एक्टिव ग्राउंड्स पे इस बारे में सोचना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड जो है उसको फ़रोग़ दिया डॉक्टर जा साहब, सकता है। आपने जो बात की कि हमें ज़रूरत नहीं थी, ग्रिड को ज़रूरत नहीं थी, या फिर हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी लाइंस, हमारी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि जो हम बिजली बना रहे हैं वो अपने आम सारे तक पहुंचा सकें। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बट यहाँ पे या कराची में तो ऐसा नहीं है कि लोगों को ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत होती है, इसीलिए मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग मैनेजमेंट के तौर पे की जा रही थी। सो व्हाट इज़ द इशू असल, ये जब हम बात करते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं होती है या फिर हमारे पास काबिलियत नहीं है कि जो एक्सेस बिजली हम बना रहे हैं वो हम अपने सिस्टम में शामिल कर सकें और लोगों तक पहुँचा सकें? ये देखें, आपकी सोलराइज़ेशन की वजह से आपकी जो ग्रिड की नेट डिमांड है वो कम हुई है, व्हिच मीन्स ख़ास तौर पे दिन के औकात में। तो जब तक आपकी डिमांड नहीं है तब तक आप सिस्टम में बिजली डाल नहीं सकते। जो इलेक्ट्रिसिटी का असूल है वो ये है कि आपने जो बिजली जनरेट करनी है आपने उसको कंज्यूम भी करवाना है, जिसको आप इवैक्यूएशन कहते हैं। तो आप तब तक इवैक्यूएट नहीं कर सकते जब तक डिमांड नहीं है। तो चूँकि पाकिस्तान में डिमांड कम हुई है तो आप विंड पावर प्लांट्स को कर्टेल करते हैं, उसके लिए आपको नई इंडस्ट्री लगानी है। कराची की आपने बात की, कभी-कभी लोड शेडिंग इस वजह से भी होती है जिसको हुकूमत इकोनॉमिक लोड शेडिंग कहती है या कि इलेक्ट्रिक इकोनॉमिक लोड शेडिंग कहती है, कि वो इलाके जहाँ से आप रिकवर नहीं कर सकते, वो सभी के लिए बिजली बंद कर देते हैं। वो लोग भी जो बिल देते हैं और वो लोग जो बिजली का बिल नहीं देते, तो उसको करने के लिए भी की जाती है। आपने कराची की बात की, तो कराची शायद इस टाइम पे एक वल्नरेबल सिटी है आरएलएनजी क्राइसिस को लेके, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कराची के इलेक्ट्रिक ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो कम कर दी है। अभी वो नेशनल ग्रिड से बिजली ले रहे हैं, लेकिन अगर आरएलएनजी का क्राइसिस आगे जाके शदीद होता है और मुल्क में लोड शेडिंग होती है, तो जो नेशनल ग्रिड से बिजली कराची को मिल रही है वो कम होती है। तो जो के इलेक्ट्रिक के पास बड़े पावर प्लांट्स हैं वो सारे राइट। के सारे आरएलएनजी पे चलते हैं, और अगर आरएलएनजी नहीं आएगी तो एक पूरा सिटी कराची जो है दैट्स वो वन थिंग वल्नरेबल टू होगा, पॉन्डर ऑन। एक्सपोज टू द बिल्कुल ठीक क्राइसिस है, होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खालिद बिदर मौजूद थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स थे, किस तरीके से हम इस मामले से निपट सकते हैं। वेल, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। वेल, कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। कल पाकिस्तान सुपर लीग में जो 2 मैचेस हुए बड़ी ज़बरदस्त रहे। ख़ास तौर पे जो शाम वाला मैच था वो तो बहुत ही सनसनीखेज साबित हुआ, और पहला जो मैच था वो इस्लामाबाद ने जीता, क्वेटा को शिकस्त दी, और दूसरा मैच कराची ने हराया जनाब रावलपिंडीज को। और यू नो द थिंग इज़ कि अब पीएसएल आगे बढ़ती चली जा रही है और मैचेस जो है वो अच्छे होते चले जा रहे हैं। आज़म खान की कल बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इनिंग्स रही जिन्होंने कराची के लिए अच्छा किया। एंड देन इन द फर्स्ट मैच इट वाज द समीर मिनास इफेक्ट, एंड शादाब खान ने वो किया जिसके लिए उनके हवाले से इतने अरसे से मार्केटिंग की जा रही थी कि ये हमारा परफेक्ट ऑलराउंडर। तो बहुत अरसे बाद, लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी है फैसल, ही डज दैट ओनली इन पीएसएल। या ओके। क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफार, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। आई हैड वन क्वेश्चन। कल हमने शादाब को परफॉर्म करते हुए देखा, कल हमने बहुत सारे और प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए देखा। हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली पीएसएल से ये थी कि शुरू तो हो जाए, क्रिकेट हो जाए, लेकिन कल से बड़ी तारीफ़ें चल रही हैं मिडिल ऑर्डर की बैटिंग के एक रंग को। कल हमने आज़म देख लिया, कुछ हमने शर्जील को देख लिया, हालांकि है बेचारा वो भी ओपनर, साद को भी ज़बरदस्ती खिलाया है इन द मिडिल ऑर्डर।
सो आर वी फाइनली वॉचिंग समरात नजर आना शुरू हो गए हैं मिडिल ऑर्डर में, या ये सिर्फ मेकशिफ्ट है, बाद में नहीं दिखने वाला है? देखिए, मिडिल ऑर्डर की आप बात कर रही हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी ये है सादिया, कि आपकी जो नेशनल कमेटी है ना सिलेक्शन की, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने किसी को मिडिल ऑर्डर में ग्रूम करना है ना, उसको लॉन्ग टर्म चांसेस देने पड़ेंगे। आप हसन नवाज की परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। शर्जील में भी बहुत लंबा सफर तय करेंगे, क्योंकि वो तो अभी बहुत दूर है इस सीट से। लेकिन इरफान खान न्याजी, इसी तरह आप हैदर अली की मादी में बात कर लें, और अब भी इवन हसन नवाज की, तो आपने इनको चांसेस दिए। हसन नवाज के लिए तो मैं खास तौर पर बार बार बात करता रहा हूँ कि उसने एक सेंचुरी चले एज ओपनर बनाई थी, लेकिन उसने आपको एक दो मैच फिनिश करके भी दिए। लुक एट हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट पीएसएल एज वेल, जहां पर वो हर मैच में आकर कोयटा को जो है ना रन करके देता रहा, और इवन उसने लास्ट मैच में भी ऐसे किया। लेकिन हम सफर का मुजाहरा नहीं करते। सिलेक्शन कमेटी हमारी ना, जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, उनकी भी एवरेजेस चेक कर रही होती है। माइक हैसन के अपने साथ ये अल्फाज हैं, आपको पता है कि उन्होंने खासतौर पर हसन नवाज और फिर मोहम्मद हारिस को भी जब ड्रॉप किया था टीम से, उसने भी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। बट इस तरह ग्रूम नहीं होगा मिड ऑर्डर का प्लेयर। आपको उसको प्रॉपर चांसेस देना पड़ेंगे और उसकी एबिलिटी पर चलना पड़ेगा, रादर देन कि हम उसकी कंसिस्टेंसी हर मैच में चेक कर रहे हो। हाँ, उसकी कंसिस्टेंसी नापें आप उस पर जब वो वक्त पड़ने पर रन कितने मैचों में आउट ऑफ कितने मैच कर सकता है, प्योरली जज करें इस मामले पर। आई होप कि पीएसएल में आगे चल के हमें कुछ और नया टैलेंट मिलेगा। लेकिन मिडिल ऑर्डर में तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। तकरीबन सारे पुराने ही हैं, चाहे वो इफ्तिखार हो, आसिफ अली हो, हसन नवाज हो। बट हसन नवाज, इरफान खान न्याजी में इतना टैलेंट मौजूद है कि वो अब भी पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम में आ सकते हैं, बट उनको चांसेस प्रॉपर देने पड़ेंगे। आजम खान की गफार अगर हम बात करें, कल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। उन्होंने खुद आके कहा ये कि भाई मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं अपनी इनिंग से। बहुत अच्छा है आपने सच बोला, क्योंकि आपके तो एक आधे कैच भी गिरे। सो कल की इनिंग्स आजम खान की कैसे देखते हैं, इस पर मेरा सवाल सप्लीमेंट्री ये भी है कि हमारी फील्डिंग जो है मेयार वो बड़ा ख़राब है। अब्बास आफरीदी कैच गिरा रहे हैं, बिरशाद हुसैन और पाकिस्तान के तो नहीं है, बट स्टिल कैच गिरा रहे हैं। सो फील्डिंग इज अ बिट हेवायर। अच्छा, आप जो मिड ऑर्डर की बात करते हैं, मैं सॉरी उसमें आजम खान का मेंशन करना भूल गया था। लेकिन जो आपने फील्डिंग की बात की, जो मुझे समझ आ सकी कि फील्डिंग का मेयार, तो देखें हमारे नए प्लेयर्स में ना ये बड़ा कंसर्न है। खास तौर पर अगर आप कुछ, अब मैं देखें बहुत सारे यंगस्टर्स का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि यंगस्टर्स बेचारे जिस स्टेज पर होते हैं, अगर उनका नाम ले लें हम में से कोई, तो फिर बेचारों के ऊपर जो है ना तनकीद भी उतनी होती है। लेकिन जिनको पता है ना, वो खुद सब हमारी आवाम मैच देखती है। हमारे जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, इसका दुख है। जैसे मैं बात करता हूँ इरफान खान न्याजी की, द फंटास्टिक फील्डर। इसी तरह अगर आप बात करते हैं अब्दुल समद में, एक मिडिल ऑर्डर का ऑप्शन है जिसकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। बट हमारे क्रिकेटर्स ऐसे आए हैं, हमारे कुछ फास्ट बॉलर ऐसे आए हैं, सादिया और फैसल और जितने हमारे क्रिकेट लवर इसके अलावा भी है, सबको पता है बाउंड्री पे कौन क्या कर रहा है आजकल। तो बहुत जरूरी है कि हमारी फील्डिंग का मेयार भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऑलराउंडर्स हमारे यहाँ देखा जाता है बैटिंग बॉलिंग में, बट दुनिया में फील्डिंग भी एड ऑन होती है कि ये एक और ऑलराउंडर की खास एबिलिटी होती है कि वो कंट्रीब्यूशन करता है रनआउट की सूरत में, कैचेस की सूरत में, बाउंड्री के है वो बचाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो कुछ यंगस्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 60%, बल्कि शायद 70% भी, उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, और यही रिफ्लेक्ट करता है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड को भी। परसों के मैच में अब्दुल गफ्फार साहब, हमने एक साइम का कैच देखा जो उसने पकड़ा था, शानदार कैच। ही बीइंग अ यंगस्टर, इट वाज वेरी गुड टू सी हिम डूइंग दैट। वो भी जब बारिश के बाद आपको वैसे ही स्लिप होने का खतरा होता है, आपको डर होता है, आपको चोटें लग सकती हैं, और हमारी ट्रेनिंग कुछ उस तौर की होती भी नहीं है। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये पीएसएल में तो आप उस वक्त अच्छी फील्डिंग देखें ना जब आपको डोमेस्टिक लेवल पर वैसे ग्राउंड्स मिलें जहां पर आप डाइव मारें, तो थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर भी इतनी स्पेस हो कि वो आपकी हड्डियां तोड़ने जैसा ग्राउंड ना हो। तो ये सारी चीज़ें तो आपको डोमेस्टिक लेवल से मिलती हैं, जहाँ पर हम अब अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग लैक करते हैं डोमेस्टिक में, वहाँ पर हम ये भी लैक करते हैं ना डोमेस्टिक से। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास जो ग्राउंड्स हैं वो अच्छे नहीं है। लेकिन मैं साथी आपको एक बात बताऊं, फील्डिंग इज प्योरली योर ओन इंस्टिंक्ट, कि आप कितना मतलब कितने जिम करते हैं, कितना फिट हैं, कितना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैं मेरी बात पर आपसे एग्री करूंगा,
कि जहां आपको अच्छी ग्रास मिलेगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप डाइव मारते हो चौका बचाने के लिए, इजीली आप हर्ट हो जाते हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो जहाँ ग्राउंड अच्छी शेप में नहीं है। बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक फील्डिंग है ना साथी, अगर आप कुछ प्लेयर्स की देखेंगे मेरे इस वाले बात के बाद, आप जरूर पीएसएल में ना थोड़ा सा और गौर कीजिएगा फील्डिंग में, कि जो हमारे यंगस्टर्स के बाद जब बॉल जाता है ना बाउंड्री पर, एक वो सही तरह से पिक और थ्रो नहीं कर सकते हैं, बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दिखाई देता है। दूसरा, बिटवीन द विकेट भी इसी जमरे में आती है कि चूंकि हमारा इंस्टिंक्ट ठीक नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो बॉलिंग और बैटिंग बहुत टैलेंटेड है। किसी की अगर स्पिन है तो वो बहुत अच्छा स्पिनर है। मैं फास्ट बॉलिंग में भी कुछ लड़कों का नंबर दे दूंगा। बैटिंग के अंदर तो हमारे पास कुछ टैलेंट आना शुरू हुआ है, बट क्या ये अच्छा हो कि ये अब मॉडर्न डे के तकादों के मुताबिक बहुत अच्छे फील्डर भी हों, क्योंकि जब आपके 10 भी ऐसे फील्डर हो जाए ना सादिया, जो बाउंड्री पे या कहते हैं ना आपकी जो दायरे के अंदर उस तरह से फील्डिंग नहीं करते। और आप देखें कि जब पाकिस्तान सुपर लीग में जब फॉरेन प्लेयर जैसे बिलिंग और कल डैरन मिचेल खेल रहे थे, तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट हर एक को 2 में कन्वर्ट करते हैं, 2 को 3। तो आप देखिएगा हमारे कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कि मैंने ये खास चीज नोट की है कि आपको दूसरा रन का अटेम्प्ट बहुत ही कम दिखाई देगा और हेजिटेशन दिखाई देगी, और ये हमें ठीक करना पड़ेगा। फील्डिंग तो इंडिविजुअली होती है, लेकिन सिस्टम वाइज फील्डिंग भी चले आप उसमें शामिल कर लें, बट रनिंग बिटवीन आपको बहुत जरूरी है। अच्छा अवार भाई, अब इसमें एक चीज़ है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे मिडिल ऑर्डर, ठीक है। अब देखें, मैं कंपेयर करूं अगर हमारी ये एक क्वेटा ग्लैडिएटर है और उसके कप्तान हैं कौन? उसके कप्तान हैं सऊद शकील जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन क्योंकि वो कप्तान है इसलिए वो ओपन करेंगे। मैं कंपेयर करूं मुंबई इंडियन से, मुंबई इंडियन के कप्तान हैं कौन? हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या क्योंकि कप्तान है तो वो भी तो ओपन आ सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं आते हैं, क्योंकि हार्दिक को पता है कि भाई मेरी पोटेंसी, मेरी काबिलियत कहाँ की है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपना मिडिल ऑर्डर नहीं डेवलप कर पा रहे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का लड़का मिडिल ऑर्डर में खुद खेलना नहीं चाह रहा। आप ठीक बात कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें ऐसा दिखाई देता है। इवन आप देखें ना कि हमारी नेशनल टीम में क्या हुआ, हमारे पास पिछले 4 से 5 सालों में जो 1-2 मिडिल ऑर्डर के प्लेयर आए, उनमें से एक सलमान अली आगा हैं, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में। और हमें T20 में भी शायद हम सीधी बात तो ये है कि पहले जब वो कैप्टन बने तो वो चॉइस उनकी बनती नहीं थी, ये बड़ी क्लियर बात है और हम सबको इस बारे में पता है। लेकिन आप देखिए कि वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अचानक से नंबर 3 पर आ गए। और जो एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था सऊद शकील की भी आपने सही मिसाल दी, PSL के अंदर भी। आप देखिए, हमें ना ये देखना पड़ेगा कि ये सिलसिला दराज हो गया है पिछले 4-5 सालों से ही, क्योंकि आसिफ अली ने एक वर्ल्ड कप में हमें मैच फिनिश करके दिया अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन क्या खुशदिल शाह, हैदर अली, इफ्तिखार, इन सबको जितने चांसेस मिले, कितने उन्होंने चांसेस जो है वो अवेल किए। और अब नवाज और इरफान नियाजी जैसे कुछ हमें यंगस्टर्स मिले तो फिर हमने उनको खिलाना ही छोड़ दिया। तो ये है कंसर्न, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फैसल के कुछ प्लेयर्स हमारे खेलना नहीं चाह रहे, कुछ को हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हसन नवाज आपके लिए ओपन करके सेंचुरी बनाता है न्यूजीलैंड में, फिर आप उसको नीचे ले आते हो। हारिस आपके लिए ऊपर सेंचुरी बनाता है बांग्लादेश के खिलाफ, आप उसको नीचे ले आते हो, लेकिन फिर ड्रॉप कर देते हो। तो ये है एक प्रॉब्लम और इस पे तशवीश है, इसीलिए हम मार भी खा रहे हैं। फैसल T20 अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे पास मैच फिनिशर और पावर हिटर्स है भी नहीं और ना हम ग्रूम कर पा रहे हैं। राइट। अच्छा, सॉरी, या एब्सोल्युटली, मैं यही पूछने वाली थी। अब्दुल गफ्फार साहब, आज का मैच जो है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान मैच है, बताइए मुझे क्या है दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स और क्या लग रहा है आपको? लाहौर पिछला मैच जैसे हारी है, डू यू थिंक वो अपना कॉन्फिडेंस वापस ले आएंगे? और जो उनके साथ मसाइल चल रहे हैं, बिल्कुल मसाइल चल रहे हैं ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड, और जो धचका पहुंचा उन्हें, जाहिर बात है। आप देखें कि फखर जमान तो चले वो मैच 2 नहीं खेलेंगे, आज का भी और अगला भी, लेकिन सोचिए कि ड्रेसिंग रूम में एक माहौल रहा होगा जब ये एलिगेशन लगा, फिर मैच रेफरी के पास गए। अच्छा, उसके बाद फिर इसको लिंगर ऑन भी किया गया कि आप जो है इसके खिलाफ अपील करें, इस पर आप उनका स्टांस दिया कि कुछ ऐसा हुआ नहीं। और मैं ही समझता हूँ कि मूव ऑन होना पड़ेगा सबको ही, जो हुआ तो हुआ, खास तौर पर लाहौर कलंदर्स को। लेकिन फखर जमान, सादी और फैसल उनके लिए बड़े एसेंशियल है। मैंने आपको याद है अपने जब हम खेल के जुनून में बात कर रहे थे, मैं तो उनको ना एडम गिलक्रिस्ट बोलता हूँ
जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस करते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, उनके बगैर लाहौर कलंदर्स को थोड़ा मुश्किल तो होगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान भी अच्छी टीम तो है, लेकिन लाहौर की बॉलिंग ना उन्हें डिफरेंशिएट करती है, बिकॉज एक वर्सटाइल बॉलिंग अटैक है जिसमें उनके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन भी है, तो फिर उनके पास आरिफ रऊफ भी आ जाते हैं, फिर उनके पास ऑब्वियसली सिकंदर रजा भी हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो स्टैंड आउट करते हैं। और सबसे बात यह है कि कोर टीम नजर, हर साल वही प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर बात आ जाती है उनके पिछले मैच पर जिन पर उनको ऐसा लगा कि उनकी बॉलिंग कम पड़ गई है, जो उनको करना पड़ा, जो उन्होंने किया। वेल, हमें लेना एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद, और सिर्फ कीमतें ही आसमान पे नहीं, लोग भी चांद पे जा रहे हैं। वेल, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सार्कास्टिक, बट ओवरऑल द पीरियड जो आपने रिलेटिविटी क्रिएट की है ना, आई डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल। एनीवेज अच्छा जनाब, कल हमने आर्टेमिस 2 की बात की थी, और ऑब्वियसली कल हमने आर्टेमिस 2 के हवाले से आपको ये बताया था कि वो एक्चुअली करने क्या जा रहा है, लेकिन आज उसकी एक और तस्वीर, एक नया रुख आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल एक दिलचस्प वीडियो सरफेस करी थी पूरे सोशल मीडिया पर परसों, जब इसने फ्लाई किया है आर्टेमिस 2 ने, और ये एक प्लेन से ली गई वीडियो है। आप देख रहे हैं कि जब ये मून की तरफ अपने सफर को जारी रखे हुए था, रवा दवा रखे हुआ था, तो एक प्लेन से ये ली गई वीडियो है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। एंड द वे जिस तरह से स्मोक ऊपर जा रहा है फैसल, और ये सफर तय हो रहा है, वाह, ये हमारे जैसे नीचे जा रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, स्मोक नीचे जा रहा है, पीछे साथ ही है ना यार। अच्छा चले ठीक है, लेकिन स्मोक नीचे नहीं जाएगा तो रॉकेट ऊपर नहीं आएगा। वेल, आर्टेमिस 2 की कामयाब लॉन्च ने जहां खला की नई तारीख रकम की है, वहीं एक ऐसा मंजर ये भी सामने आया है। कमर्शियल फ्लाइट, उसके मुसाफिरों ने उसी लम्हे इसको कैप्चर किया जब ये पहले एटमॉस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसको एग्जिट कर रहा है। एंड जाहिर सी बात है, वो कमर्शियल पायलट जो है वो यहीं तक इसकी बना सकता था, उसके बाद तो उस पायलट की भी हद जो है वो खत्म या तो वो अपना प्लेन उड़ा सकता था या वो वीडियो बना सकता था। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू। अच्छा, कल इसके हवाले से एक और भी खबर सरफेस कर रही थी कि जब इसने फ्लाई किया उसके फ़ौरन ही बाद, यानी जैसे ही वो अपने मदार से बाहर निकला है, उसकी तरफ रवाना हुआ है, तो अंदर मौजूद एक एस्ट्रोनॉट ने ये शिकायत की थी कि भाई उसके वॉशरूम्स जो हैं काम नहीं कर रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए खलबली भी मच गई थी, लेकिन बाद में फिर उसको फिक्स कर लिया गया, जो मेरे ख्याल में वहाँ मौजूद लोगों के लिए एक सुख का सांस जरूर। आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेल, विद दैट हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी अपनी को, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस वीकेंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।